तो यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र की महासभा में रशिया के खिलाफ पेश हुआ निंदा प्रस्ताव भी अब पास हो गया है। सबसे पहले आपको इस वोटिंग का पूरा स्कोर कार्ड दिखाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में कुल मिलाकर 193 देश हैं, लेकिन इस वोटिंग में हिस्सा लिया था सिर्फ 181 देशों ने, और इनमें से भी 141 देशों ने रशिया के खिलाफ पेश हुए निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया। 5 ने इसका विरोध किया, जबकि 35 देशों ने वोट नहीं दिया। यानी ये देश वोटिंग के दौरान उपस्थित थे, लेकिन इन्होंने वोट नहीं डाला, एब्स्टेन किया। यानी रशिया के खिलाफ पेश हुए इस निंदा प्रस्ताव को बहुमत से 20 से ज्यादा वोट मिले और बहुमत के लिए 121 वोट चाहिए थे। बहुत आसानी से ये प्रस्ताव पास हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रस्ताव से रशिया को नुकसान क्या होगा, क्या ये रशिया की हार मानी जाएगी? तो इसका जवाब ये है कि रशिया ने जिन देशों और क्षेत्रों को सैन्य कार्रवाई के तहत हासिल किया है, ऐसे किसी भी देश और क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र मान्यता नहीं देगा। इसके अलावा रशिया को यूक्रेन से तत्काल और बिना शर्त के अपने सैनिकों को वापस बुलाना होगा। हालांकि रशिया इस प्रस्ताव को कितना मानता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और आप सब जानते हैं वो मानेगा भी नहीं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में अक्सर जिन देशों के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव पास होते हैं वो इन्हें नहीं मानते, और रशिया भी शायद इस प्रस्ताव को नहीं मानेगा। इस वोटिंग में दुनिया के कुछ बड़े सरप्राइजेस भी छिपे हुए हैं, वो भी आप देख लीजिए। जैसे पहला सरप्राइज तो यही है कि चीन ने इस वोटिंग से खुद को एब्स्टेन किया। चीन ने वोट नहीं डाला। वो वोटिंग का हिस्सा तो था, लेकिन उसने अपना वोट नहीं डाला। जब पूरी दुनिया ये कह रही है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ रशिया और चीन मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, नया ब्लॉक बना रहे हैं, तब चीन का रशिया को खुलकर समर्थन न देना थोड़ा हैरान करता है। इससे यह भी पता चलता है कि चीन एक ऐसा देश है जो केवल अपने हित और अपना स्वार्थ देखता है। चीन की तरह भारत ने भी एब्स्टेन किया और वोट नहीं डाला। हालांकि इसमें कोई सरप्राइज नहीं, क्योंकि इस समय भारत की कोशिश यही है कि वो पश्चिमी देशों को भी नाराज ना करे और रशिया के खिलाफ भी ना जाए। लेकिन पाकिस्तान का एब्स्टेन करना एक बड़ा सरप्राइज है। 1945 से 1990 के बीच, जब 45 वर्षों तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध लड़ा गया, उस समय पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में हुआ करता था और उसकी नीतियां सोवियत संघ के हमेशा खिलाफ रही। लेकिन आज पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में वोट न डालकर एक तरह से रशिया का समर्थन किया है और वो अमेरिका के खिलाफ गया है। इसके पीछे इमरान खान और पुतिन के बीच हाल ही में हुई मुलाकात भी हो सकती है। आप जानते हैं इमरान खान अभी हाल ही में पिछले ही हफ्ते रशिया के दौरे पर गए थे। एक और बात, जब दुनिया रशिया को यूक्रेन पर हमले के मामले में अलग थलग करने की कोशिश कर रही है, तब इमरान खान रशिया के साथ ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करने वाले शायद दुनिया के पहले नेता हैं। पाकिस्तान ने रशिया के साथ प्राकृतिक गैस के आयात का एक समझौता किया है, और इस वोटिंग में अफगानिस्तान ने भी दुनिया को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। अफगानिस्तान ने रशिया के खिलाफ वोट दिया। सोचिए ये कितना बड़ा मजाक है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार रशिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को सही मान रही है, जबकि अफगानिस्तान में इस्लामिक जिहाद के नाम पर लाखों लोगों का दमन पहले भी हुआ है और अब भी हो रहा है। रशिया के समर्थन में केवल 5 देश सामने आए, और इन 5 देशों में खुद रशिया का भी एक वोट है। इसके अलावा सीरिया, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस और एक अफ्रीकी देश एरिट्रिया, बस ये वो देश हैं जिन्होंने रशिया के समर्थन में वोटिंग दी है। यानी किसी भी बड़े देश ने रशिया के समर्थन में वोट नहीं दिया, और यह रशिया का संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अब तक का सबसे बड़ा अपमान है। अब ये बात तो सब जानते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां और उनके नेता अब तक पुतिन के दिमाग और उनकी कार्यशैली को समझने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन देशों के नेताओं को काफी असमंजस में डालकर रखा है, और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो अब देखिए कि भारत की रणनीति क्या है। भारत शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहकर एक तरह से रशिया का समर्थन किया है। लेकिन दूसरी तरफ इसी वोटिंग के कुछ घंटों के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड की वर्चुअल बैठक में भी हिस्सा लिया, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा शामिल हुए। यहां नोट करने वाली बात यह है कि क्वाड में केवल यही 4 देश हैं, और इनमें से भारत को छोड़कर बाकी सभी 3 देशों ने
रशिया के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया है, लेकिन भारत ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है। इसके बावजूद भारत क्वाड में भी हिस्सा ले रहा है और वो रशिया और यूक्रेन के मामले में भी अपनी निष्पक्ष भूमिका निभा रहा है। और इसी संतुलन ने अमेरिका जैसे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है। अब आप ये समझिए कि क्वाड क्या है। क्वाड का गठन वर्ष 2004 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक इलाके की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर के एक बड़े इलाके को मिलाकर बना है और इसकी सीमाएं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को छूती हैं। अब क्योंकि नक्शे पर इसका आकार एक चतुर्भुज की तरह है, इसलिए इसे क्वाड कहते हैं। और इसी इलाके में साउथ चाइना सी भी आता है, जिसे लेकर चीन का 9 देशों के साथ विवाद है। संक्षेप में कहें तो क्वाड चीन के खिलाफ तैयार हुआ अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक संगठन है। लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि इसके उद्देश्यों का विस्तार हो और इसमें चीन की तरह रशिया को एजेंडे पर लाया जाए, जबकि भारत ऐसा कभी नहीं चाहेगा। आज से 2 महीने पहले तक अमेरिका का पूरा ध्यान चीन पर था, लेकिन अब यह फोकस चीन से हटकर रशिया पर आ गया है। लेकिन भारत का हित इसमें है कि वो ये सुनिश्चित करे कि क्वाड चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए ही काम करता रहे, बाकी जगह ना काम करे। और प्रधानमंत्री मोदी इसी दिशा में कोशिश कर रहे हैं। आज की बैठक का फोकस हिंद और प्रशांत महासागर में भारत के हितों पर था, चीन के खतरे को लेकर था और भारत ने रशिया पर भी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। महाशक्तियों के बीच संतुलन कैसे बिठाया जाता है, ये आज दुनिया प्रधानमंत्री मोदी से सीख सकती है। और आज भारत में और दूसरे देशों में जो लोग कह रहे हैं कि भारत को स्पष्ट करना चाहिए कि वो रशिया के साथ है या अमेरिका के साथ है या पश्चिमी देशों के साथ है, तो ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि कूटनीति के खेल में वही देश जीतता है जो शुरुआत में अपने पत्ते नहीं दिखाता। और भारत भी ये बताना नहीं चाहता किसी को अभी कि वो असल में किसके साथ है। वो संतुलन के साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों से बातचीत कर रहा है और रशिया के साथ भी लगातार संपर्क में है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी 2 बार व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन के मामले पर बात कर चुके हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.